So hello students, myself Pooja Singh and I belongs to Resonance family and PCCP division biology faculty. तो आज रेजोनेंस आप लोगों के लिए लेकर आया है 10th बोर्ड के बच्चों के लिए बेसिकली वन शॉट वीडियोस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ये आपके 10th बोर्ड का चैप्टर है जिसे हम आज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंट्रोल मींस किसी चीज को कंट्रोल करना, बेसिकली कोऑर्डिनेटेड वे में मींस सारी चीजें जो हैं वो ऑल टुगेदर वर्क करनी चाहिए इन वन एक साथ बेसिकली. ठीक है, तो बात करें सबसे पहले इसमें हमारी डेफिनेशन आती है स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? बेसिकली स्टिमुलाई होता है सडन चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे आसपास मेरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होगा दैट इज नोन एज स्टिमुलाई. ठीक है, और उसके लिए फिर मैं क्या करूंगी? रिस्पॉन्स दूंगी. आगे बात समझ में? तो इसमें बात करते हैं आगे. सबसे पहले प्लांट्स में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की, किस तरीके से प्लांट्स में जो है उनकी जो ओवरऑल सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है. तो प्लांट्स जो है ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जैसे कि एनिमल्स के पास होता है. ठीक है, प्लांट्स जो है केवल हार्मोन्स यूज करते हैं और रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए. ठीक है, प्लांट्स जो हैं उनके वो रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई को वेरी लिमिटेड वे में. देखो, क्योंकि हमारे पास तो एनिमल्स के पास बेसिकली नर्वस सिस्टम भी है, हार्मोनल सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम भी है, बट प्लांट्स के पास केवल और केवल क्या है बेटा? केवल हार्मोनल सिस्टम है. तो किसी भी स्टिमुलस को वो एक लिमिटेड वे में ही क्या कर सकते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं. आगे अगर हम बात करें कि मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट में किस तरीके से मूवमेंट होता है, यहाँ पे दो चीज आती हैं. फर्स्ट वर्ड इज लोकोमोशन एंड सेकंड वर्ड इज मूवमेंट. सो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है? ठीक है, सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो वी विल सी हियर फर्स्ट वर्ड इज लोकोमोशन एंड अनदर वर्ड विच वी सी इज is movement. ठीक है, सो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इज बेसिकली व्हेन वन थिंग, कोई भी चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, अपना प्लेस चेंज करे, दैट इज लोकोमोशन. एंड मूवमेंट, एक ही जगह पे खड़े होकर अगर कोई चीज मूव कर रही है, अपने पार्ट्स मूव कर रही है, देन दैट इज मूवमेंट. तो हर लोकोमोशन मूवमेंट भी है बट हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है. आगे बात समझ में? तो ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है. आगे चलते हैं. मूवमेंट इन प्लांट्स अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो फिक्स रहते हैं, अपने उनकी रूट जो है ग्राउंड में एक जगह फिक्स रहती है, इस वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बट प्लांट जो है ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि वो लोकोमोशन तो नहीं कर सकते, ये बात तो क्लियर है, हमारे एंटायर बॉडी को मूव नहीं कर सकते, बट कुछ मूवमेंट्स उनके इंडिविजुअल पार्ट्स या ऑर्गन्स जो हैं वो शो करते हैं, जैसे कि शूट, रूट, लीव्स एटसेट्रा. आगे बात करें, ये पॉसिबल है कि इनके जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो क्या हो, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, किसी भी एक्सटर्नल चेंज से क्या हो, सब्जेक्ट हो, उनके पास क्या हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो किसी भी तरह के स्टिमुलस से, एक्सटर्नल चेंज से, और उसके लिए वो एक्सटर्नल चेंज क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है, हमारा फोर्स हो सकता है. ठीक है, फोर्स किसका? ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स. केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है. इन चीजों से वो क्या हो सकते हैं? स्टिमुलेटेड हो सकते हैं, एंड देन उसके लिए रिस्पॉन्स दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट. वो मूवमेंट किसका हो सकता है? प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है, लाइक रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, एनीथिंग. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. आगे अगर हम बात करें प्लांट के मूवमेंट जो है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नली जो भी स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स में जो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. तो वो दो कैटेगरी का होता है. ठीक है, मूवमेंट दो कैटेगरी का होता है हमारा. फर्स्ट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड होता है नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, इनको बारी बारी से समझेंगे, इनका मतलब क्या होता है. ट्रॉपिज्म देखें, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट. तो इट इज अ बेसिकली अ ग्रोथ मूवमेंट. ये जब मूवमेंट होता है तो प्लांट की बेसिकली ग्रोथ होती है. ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज इट इज अ ग्रोथ मूवमेंट. प्लांट के किसी भी पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, प्लांट के पार्ट का एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये ग्रोथ मूवमेंट है, जिसमें कि डायरेक्शन जो होता है स्टिमुलस का वो डिटरमाइन कौन करता है? डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. आगे बात समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस जो है वो डिटरमाइन करेगा इसमें कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा. जहां से भी स्टिमुलस आएगा उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स होगा और ग्रोथ फॉर्म में होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. नेक्स्ट है ट्रॉपिज्म जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. इट इज बेसिकली अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट के किसी भी पार्ट का डायरेक्शनल मूवमेंट है caused by its growth. और वो डायरेक्शनल मूवमेंट वो जो मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है? उसकी बेसिकली प्लांट की ग्रोथ की वजह से होता है. प्लांट ग्रो कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आया है एज अ रिस्पॉन्स. ठीक है, आगे बात करते हैं. चलिए आगे अगर हम देखें तो कई तरीके के स्टिमुलस होते हैं और
उसके बेसिस पे कई तरीके के ट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस अगर लाइट है, इफ लाइट इज द स्टिमुलस देन ट्रॉपिज्म इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मींस लाइट बेसिकली। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस है तो ट्रॉपिज्म क्या होगा, जियोट्रॉपिज्म। आगे बात समझ में। केमिकल्स अगर स्टिमुलस हैं किसी भी तरह के केमिकल, तो जो ट्रॉपिज्म होगा वो होगा कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर वाटर स्टिमुलस है, इफ वाटर इज स्टिमुलस देन ट्रॉपिज्म होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मींस वाटर। अगर टच स्टिमुलस है तो जो प्लांट का ट्रॉपिज्म होगा, मूवमेंट होगा, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। सो थिग्मो मींस टच बेसिकली। थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। और वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं, इन ट्रॉपिज्म, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म के बारे में। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। लाइट की तरफ प्लांट, इफ लाइट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस तो उसकी तरफ प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो ये है लाइट की तरफ, ठीक है। इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स लाइट इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो अपना मूवमेंट शो करता है प्लांट लाइट की तरफ तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली हमारा फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी। ग्रेविटी दैट इज गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा उसे जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर प्लांट पार्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म बेसिकली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Okay, so next is chemotropism. Chemo means chemical. So if a plant part shows movement, अगर कोई भी plant part movement show करता है towards any chemical की तरफ, ठीक है, किसी भी chemical की तरफ move करता है plant part, then it is called chemotropism. तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलन ट्यूब। बेसिकली कोई भी एंथर जब स्टिग्मा पे आकर अटैच हो जाता है या स्टिक हो जाता है, उसके बाद उसमें से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओवरी। तो वो जो पोलन ट्यूब होती है वो एक शुगरी सब्सटेंस को फॉलो करती है, एंड दिस शुगरी सब्सटेंस जो है कौन सिक्रीट करता है, राइपन स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो कार्पल है उसका जो राइपन स्टिग्मा है वो क्या करता है, एक शुगरी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसे फॉलो करता हुआ पोलन ट्यूब कहाँ पहुंच जाता है, बेसिकली ओवरी तक पहुंच जाता है। तो इट इज बेसिकली फॉलोइंग अ केमिकल रिलीज्ड बाय द राइपन स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें शो हो रहा है हमारा बेसिकली ये तो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड दिस इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और यू कैन से पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड दिस इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये जो है देखिए, ये हमारा प्लांट था बेसिकली एक, ठीक है, इसको हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकल था, अभी इसकी हमने पोजीशन बदल के हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हुआ, कि जो स्टेम शूट वाला पार्ट था वो सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, यहाँ से इस तरीके से उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज बेसिकली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये क्या है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म तो है, इसके अलावा ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों है ये, क्योंकि ये अर्थ से जो ग्रेविटी है उसके अपोजिटली ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और लाइट के वाली ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो नेगेटिव तो क्या है, जियोट्रॉपिज्म, और पॉजिटिव क्या है, फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। इसकी रूट्स की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। क्या शो कर रही है रूट्स हमारी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों, क्योंकि अर्थ की तरफ ग्रो कर रही हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बट लाइट से अपोजिट है, लाइट ऊपर है और ये ग्रो कर रहे हैं नीचे। तो इट इज बेसिकली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म कैसा हुआ हमारा, नेगेटिव हुआ। तो ये उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म का, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू शो द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी। तो एक्सपेरिमेंट वो ऊपर जो हमने अभी डायग्राम देखा था वो हमारा एक्सपेरिमेंट था, कि ये बताने के लिए कि प्लांट किस तरीके से ग्रेविटी की तरफ क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब हमें पता है दैट इज वाटर। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट पार्ट टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। किसी भी प्लांट पार्ट का वाटर की तरफ जो रेस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जहां पे भी वाटर है उसकी तरफ अगर उसी की साइड में अगर क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है प्लांट, देन इट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। आगे बात करें अगर हम थिग्मोट्रॉपिज्म की, तो थिग्मो जैसे कि हमने बात करी थी मीन्स टच,
तो टच की अगर हम बात करें तो द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के वो पार्ट जो क्लाइंब करते हैं, कुछ प्लांट के पार्ट को क्लाइंब करना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है बेसिकली ग्रो करने के लिए, सच एज टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड्स एनी सपोर्ट विच हैपन टू टच अराउंड द सपोर्ट। तो टेंड्रिल्स जो होते हैं किसी भी प्लांट के, वो क्या करते हैं, एक सपोर्ट के अराउंड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बेसिकली हमारे। सो टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट शो आर बेसिकली थिग्मोट्रोपिक। तो किसी भी प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं दीज आर बेसिकली थिग्मोट्रोपिक। सो टेंड्रिल्स ग्रो लाइक दिस, किसी भी सपोर्ट उन्हें चाहिए होता है फॉर फर्दर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेस्टीज, नेस्टिक मूवमेंट। सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट आफ्टर ट्रॉपिज्म सीन इन प्लांट्स आर बेसिकली नेस्टिक मूवमेंट्स या नेस्टीज। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगेन एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है प्लांट का, दिस इज सेम, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मेन थिंग दो है इसमें, मूवमेंट है प्लांट पार्ट का इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। प्लांट पार्ट का मूवमेंट है अगेन ट्रॉपिक मूवमेंट की तरह, ये भी एक मूवमेंट है प्लांट पार्ट का जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के तरफ ही होता है, बट जो डायरेक्शन है रिस्पॉन्स की, जो प्लांट रिस्पॉन्स करेगा जरूरी नहीं है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन के सेम हो, स्टिमुलस की डायरेक्शन और रिस्पॉन्स की डायरेक्शन अलग होगी। कहां पर, नेस्टीज मूवमेंट में, नेस्टिक मूवमेंट, जबकि ट्रॉपिज्म में डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ही डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स को, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। आगे बात करते हैं, चलिए द फोल्ड, अब इसमें एग्जाम्पल रहता है हमारा द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका, छुई मुई, ठीक है, आपने देखा होगा मिमोसा पुडिका जो प्लांट है बेसिकली हमारा, तो उसकी जो लीव्स है वो क्या है, थिग्मोनेस्टिक है बेसिकली, उनको टच अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। द ओपनिंग, और आगे एग्जांपल्स चलते हैं, द ओपनिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडिलियन फ्लावर, डेंडिलियन फ्लावर जो है हमारे, उसके जो पंखुड़ियां हैं फ्लावर की वो ओपन होती हैं मॉर्निंग में एंड ब्राइट लाइट में, और क्लोज हो जाती हैं इवनिंग में व्हेन लाइट फेड, जैसे जैसे लाइट हमारी डिम होती है, फेड होती है। आगे बात समझ में सबको, तो डेंडिलियन फ्लावर जो है वो मॉर्निंग में तो क्या होगा, खिल जाएगा, और इवनिंग में क्या होगा, बेसिकली क्लोज हो जाएंगे उसके पेटल्स, ठीक है। अब दूसरा एक और फ्लावर है हमारा, दैट इज नोन एज मून फ्लावर। सो मून फ्लावर जो उसके पेटल्स मॉर्निंग में क्लोज रहेंगे और इवनिंग में क्या हो जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्लावर है हमारे, डेंडिलियन एंड मून फ्लावर, एंड इन दोनों में ही जो हमारा क्या सकते हैं सीन है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। पेटल डेंडिलियन में सुबह खुलेंगे और शाम को क्लोज हो जाएंगे, और मून फ्लावर में सनलाइट में क्या होंगे, क्लोज रहेंगे, एंड इवनिंग में मींस जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो वो खुलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट, बट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एनी स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन से प्रभावित होकर वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट है डायरेक्शन मायने नहीं रख रही है यहाँ स्टिमुलस की बेसिकली। आगे चलते हैं, थिग्मोनेस्टी फर्स्ट है हमारा, तो हमारे अब जो नेस्टिक मूवमेंट्स के उनके टाइप देखते हैं। थिग्मोनेस्टी क्या होता है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, प्लांट के किसी भी पार्ट का नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है हमारा इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी जैसे कि मिमोसा पुडिका हमने पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शन टच वाली नहीं है, ऊपर से आप टच कर रहे हो लीफ को, बट लीफ जो है मिमोसा पुडिका की वो नीचे की तरफ डाउनवर्डली बैंड हो रही है, दिस इज नोन एज थिग्मोनेस्टी। आगे बात समझ में, आगे है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज अगेन अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का इन रेस्पॉन्स टू लाइट। फोटो का मतलब मैंने आपको लाइट बताया था, तो लाइट के रिस्पॉन्स में जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का उसको क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी बोलते हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया इसके एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स, डेंडिलियन एंड मून फ्लावर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स। ओके, सो अभी तक हमने प्लांट में मूवमेंट की बात करी थी, अब हम उसके हार्मोन्स की बात करेंगे, कुछ केमिकल रेगुलेटर्स की बात करेंगे जो प्लांट में सर्टेन टाइप ऑफ क्या कहते हैं फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स की बात करें हम तो इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, दीज आर बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कई सारे क्या है इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रोथ अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर नोन एज बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट्स। तो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं कंसिस्ट करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। तो हमारे ये कितने तरह के होंगे, 5 टाइप्स के होते हैं हमारे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के अलावा जो तीनों हैं बाकी के बच्चे हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। दीज 3 आर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स, जबकि इथाइलिन,
एंड एब्सिसिक एसिड जो हैं ये हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ग्रोथ को रोकने वाले हैं। तो बेसिकली ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स जो हैं वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, मतलब ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की किसी ना किसी तरीके से, जबकि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो हैं वो ग्रोथ को क्या करते हैं, रुकवाते हैं किसी ना किसी तरीके से। आगे चलते हैं, growth hormones, that is also known as phytohormones because they basically work in the presence of light, that's why they are known as phytohormones। ठीक है, तो जो growth hormones हैं ये natural growth substances हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, अपने आप प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर और प्लांट की ग्रोथ क्या करवाते हैं, नेचुरली अकर करवाते हैं। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं और इन्हें ट्रांसफर किया जाता है किसी और पार्ट में जहां इनकी जरूरत होती है। इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, पर इसको प्लांट की बॉडी से उस पार्ट से नेक्स्ट किसी भी पार्ट में ट्रांसफर किया सकता है जहां भी ग्रोथ की जरूरत है प्लांट को। चलिए आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा हार्मोन है प्लांट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। चलिए ऑक्सिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो ऑक्सिन जो है ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा ऑर्गेनिक एसिड है, काफी वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि प्रमोट करता है एलोंगेशन को और ग्रोथ को। बेसिकली ये क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा, लेंथनिंग, इट विल कॉज लेंथनिंग, ठीक है, और ग्रोथ करवाएगा। नेक्स्ट है, दीज आर प्रोड्यूस इन अपाइकल मेरिस्टेम। अब अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है बेटा, टिप ऑफ शूट एंड रूट इज नोन एज अपाइकल मेरिस्टेम। ऊपर जो शूट है प्लांट की और नीचे जो रूट है उसकी जो टिप है जो ऊपर जाएगी या बिल्कुल नीचे जाएगी, उस मेरिस्टेमेटिक पार्ट में, उस अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट में प्रेजेंट होता है हमारा कौन, ऑक्सिन, वहां प्रोड्यूस होता है ये। या यंग लीव्स जो अभी क्या है, यंग है, जिनको अभी मैच्योर होना है, भरना है, ग्रो करना है, या फ्लावर बर्ड्स जो कलियां हैं जिनको अभी खिलना है और फूल बनना है। तो इस तरीके के जो बेबी प्लांट पार्ट्स हैं उनमें हमें कौन मिलता है, ऑक्सिन मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये एक डायग्राम है जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से प्लांट की स्टेम बेंड होती है। ठीक है, शूट बेसिकली टुवर्ड्स लाइट की तरफ बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से किस तरीके से स्टेम जो है वो सूरज की तरफ हमारा बेंड हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा प्लांट का एक पार्ट है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट है ये हमारा। यहाँ पे ऑक्सिन जो है वो बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये सनलाइट का सनलाइट है ये हमारी। तो अभी पूरे में ऑक्सिन बन रहा है क्योंकि सनलाइट ऊपर की साइड है। ठीक है, अब अगर एक साइड से सनलाइट आती है तो ऑक्सिन शिफ्ट्स टू द साइड विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद सन। वो पार्ट पीछे वाला बैकवर्ड पार्ट जो है वहां पे सिंथेसाइज होने लगता है ऑक्सिन। ठीक है, और सन की रोशनी इस तरफ से आ रही है तो अपोजिट साइड में जो है ऑक्सिन सिंथेसाइज होगा। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सिन अपोजिट साइड में सिंथेसाइज है तो ये वाला पार्ट जो है वो ग्रो करने लगेगा और टुवर्ड्स द स्ट्यूमुलस की तरफ ग्रो करेगा। तो ऑक्सिन कहाँ करवाएगा, यहाँ इस तरीके से टेढ़ा टिल्टेड ग्रोथ करवाएगा प्लांट की। यहाँ से प्लांट पार्ट बढ़ेगा टिल्ट तरीके से, क्यों, क्योंकि सनलाइट कैसे आ रही है, टिल्टेड एंगल में आ रही है। आगे बात समझ में। चलिए ये आपको ध्यान रखना है बस कि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, हमारे एक्यूमुलेशन जो हो रहा है ऑक्सिन का, वो अपोजिट टू द सनलाइट की तरफ वाले प्लांट पार्ट में नहीं, उसके अपोजिट पार्ट में हो रहा है एंड हेंस वो टिल्टेड ग्रोथ करवा रहा है हमारे प्लांट के पार्ट की टुवर्ड्स द सन बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑक्सिन के फंक्शंस, बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, फंक्शंस पूछे जाएंगे। किसी भी हार्मोन के प्लांट हार्मोन के बारे में आपको फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो फंक्शंस जो हैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, इनको आपको अच्छे से समझना है और लर्न करना है। चलिए फंक्शंस देखें ऑक्सिन के, तो फर्स्ट है सेल एनलार्जमेंट एंड एलोंगेशन। ऑक्सिन जो है वो सेल को एनलार्ज कराएगा, बड़ा करेगा और उसे एलोंगेट कराएगा, उसकी लंबाई बढ़ाएगा, लेंथन करेगा उसको। तो ऑक्सिन जो क्या करेगा, सेल वॉल को लूज कर देगा, जो सेल वॉल है उसे क्या कर देगा, लूज कर देगा, जिससे कि सेल्स जो है वो दूर दूर हो जाएंगे सेल वॉल के। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, जिससे कि अब उसके जो पार्टिकल्स हैं सेल वॉल के वो दूर दूर जब हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जो है उसमें से चीजें आसानी से अंदर बाहर हो जाएंगी। जब चीजें दूर होती हैं तो उसमें से बाकी चीजें आसानी से आर पार हो सकती हैं। ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स, और वॉल के अंदर वो माइक्रोफाइब्रिल्स को क्या करेगा, सिंथेसिस कराएगा। आगे चलते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज जो है ये सब रिजल्ट करेंगी सेल के एनलार्जमेंट में एंड एलोंगेशन में। इस सब की वजह से जो सेल है बेसिकली वो एनलार्ज होगा और एलोंगेट होगा। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट हो गया सेल एनलार्जमेंट एंड एलोंगेशन, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, टिश्यू कल्चर आता है। टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स डिवाइड एट अ रैपिड रेट। सेल्स जो है वो बहुत रैपिड रेट पे बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करवा सकता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, झुंड, सेल्स का एक झुंड, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस। बेसिकली कैलस का ये फॉर्मेशन करवाएगा एट अ पॉइंट ऑफ ऑक्सिन एप्लीकेशन। जिस भी पॉइंट पे प्लांट में आप ऑक्सिन का छिड़काव करते हैं वहां पे क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म।
ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, रैपिड डिवीजन सेल्स का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब है कि प्लांट को वो प्रमोट करेगा प्लांट की ग्रोथ को इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में या नीचे लोअर डायरेक्शन में, साइड में लेटरल ग्रोथ वो रोक देगा। तो ऑक्सिन जो है ये प्रेजेंट एट द टर्मिनल और अपाइकल बड, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, इसकी प्रेजेंस होगी हमारे टर्मिनल एंड, ठीक है, जिसके आगे कुछ कनेक्शन नहीं है। टर्मिनल एंड पे अपाइकल बर्ड में इन्वॉल्व द फेलियर ऑफ लेटरल बर्ड ग्रोथ, लेटरल साइड्स में जो बर्ड की ग्रोथ है प्लांट में उसको रोक देगा, ताकि प्लांट जो है वो अपाइकली ग्रो करे, एक हाइट वाइज ग्रो करे ओनली, ठीक है, लेटरल बर्ड्स को वो ग्रो होने नहीं देगा। आगे बात करते हैं रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो इंड्यूस करता है एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग जो होती है, एडवेंटिशियस रूट्स आर द रूट्स व्हिच ग्रो फ्रॉम एनी अदर पार्ट रादर देन रूट पार्ट। जो बेसिक रूट पार्ट है, यहाँ पे रूट ग्रो होनी चाहिए, वहां के बजाय स्टेम में कहीं भी और अगर ब्रांचेस से अगर रूट ग्रो हो रही है, दैट टाइप ऑफ रूट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो रूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन जो है वो एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड प्रोडक्शन है फ्रूट का विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का बिना फर्टिलाइजेशन किए और फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कौन करता है, हमारा ऑक्सिन करता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन यहाँ है, पार्थिनोकार्पी इज द फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दोनों ही प्रोसेस स्किप हो जाते हैं हमारे पार्थिनोकार्पी में, ना पॉलिनेशन होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस फिनोमेना इज अप्लाइड इन सीड बियरिंग फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स होते हैं उनमें से अप्लाई किया जाता है, ताकि आगे आने वाले फ्रूट जो है वो सीडलेस हो, जैसे कि ग्रेप, बनाना, पपाया, टोमेटो एटसेट्रा। तो सीडलेस मिल सकते हैं हमें ये सभी फ्रूट्स अगर हम पार्थिनोकार्पिक मेथड अप्लाई कर लें तो। नेक्स्ट आता है हमारा जो ऑक्सिन है, इट कैन बी यूज्ड एज वीडीसाइड आल्सो। वीड्स को हटाने के लिए, मारने के लिए जो हमारे बेसिकली मेडिसिन या चीजें यूज होती हैं, विच आर नोन एज वीडीसाइड्स, ठीक है। तो वीडीसाइड जो है इसमें ऑक्सिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑक्सिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वीड कंट्रोल, वीड्स को कंट्रोल करने में, ठीक है। जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं हमारे क्या कहते हैं फार्म एरिया में, विच आर नोन एज वीड्स, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा क्या 2,4-D। 2,4-D एक एग्जांपल है वीडीसाइड का, ऑक्सिन का एग्जांपल है, ऑक्सिन का टाइप है 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। सो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन विच एक्ट्स एज अ वीडीसाइड। आगे बात करते हैं, ऑक्सिन हो गया यहाँ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। चलते हैं इसकी तरफ। तो जिब्रेलिन्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट। ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है, बट दे डू नॉट कॉज कर्वेचर। ऑक्सिन हमने देखा था कर्वेचर कॉज कर रहा था, कैसे, एक साइड में कलेक्ट हो रहा था, जहाँ पे सनलाइट है उसके अपोजिट साइड में कलेक्ट होकर प्लांट की ग्रोथ टिल्टेड फॉर्म में, कर्व फॉर्म में करवा रहा था। पर यहाँ प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, किसी तरह का कोई कर्वेचर नहीं आएगा प्लांट के हाइट वाइज ग्रोथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के फंक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सेल एलोंगेशन, जैसे हमने पढ़ा, ये सेल्स को एलोंगेट करवाएगा, एक्सपेंड करवाएगा लीव्स और उसके इंटेक्ट प्लांट पार्ट्स को। स्टेम एलोंगेशन, ये स्टेम एलोंगेशन को इंड्यूस करेगा। बेसिकली जो जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटीज है, वो वेराइटीज जो जेनेटिकली ड्वार्फ हो रह जाती हैं, कम शॉर्ट हाइटेड रह जाती हैं, उनमें ये क्या करेगा, एलोंगेशन करवाएगा उनकी स्टेम को, जैसे कि पी, मेज, कैबेज एटसेट्रा में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आता है हमारे साइटोकाइनेंस। ओके, सो यहाँ दो फंक्शन थे जिब्रेलिन के। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, रेगुलेटर है, that is cytokinins. तो cytokinins are chemically basic growth hormones which promote cell division in plant. तो प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट, साइटो सेल, ठीक है, साइटो मीन्स सेल, सेल डिवीजन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो साइटोकाइनेस जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं प्लांट के अंदर, दे प्रमोट सेल ग्रोथ, बेसिकली सेल की ग्रोथ को, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। आगे अगर हम बात करें इनके फंक्शंस क्या हैं, तो फर्स्ट सेल डिवीजन, सबसे मेन फंक्शन जो है साइटोकाइनेस का वो क्या है कि ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, पर्टिकुलरली साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, दैट इज सेल डिवीजन। ओके, अब हमारे आते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरफ, जो कि दो हैं, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो फर्स्ट आता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन की तरफ अगर हम देखें तो ये गैसियस प्लांट हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, गैसियस मींस गैस फॉर्म में रहता है ये हमारा, जो ऑलमोस्ट ऑल फ्रेशी फ्रूट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग राइपनिंग। जब भी कोई फल पकता है तो कैसे पकता है, क्योंकि उसके अंदर एक गैस का प्रोडक्शन होता है जो कि क्या है, इथाइलिन है, जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। फंक्शन देखें इथाइलिन के क्या क्या होते हैं, फ्रूट राइपनिंग, सिंपल सी बात है, एक पकते हुए फल के अंदर ये प्रोड्यूस होगा तो सिंपल सी बात है फ्रूट को ये पकाएगा, राइप करवाएगा, तो ये यूज किया जाता है आर्टिफिशियल
राइपनिंग में फ्लैशी फ्रूट्स इन द शॉप्स में अगर किसी फल को जल्दी पकाना है, उसे जल्दी बेचना है और जल्दी इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए उससे अगर शॉपकीपर को, तो वो किसका छिड़काव कर दे, उस पर इथाइलिन का छिड़काव कर दे आर्टिफिशियली, क्योंकि नेचुरली तो उसे पकने में टाइम लगेगा। आगे बात करते हैं एब्सेशन लेयर। इथाइलिन जो है ये एब्सेशन ऑफ लीव्स, पतझड़ मतलब पत्तियां टूट जाए पेड़ से, इस चीज को वो क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रमोट कर देता है। फ्लावर और फ्रूट्स प्ले पेड़ से अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाए, इस चीज को ये प्रमोट करता है। तो एक एब्सेशन लेयर बना देता है इन बिटवीन द फ्रूट एंड द, यू कैन से प्लांट के बीच में या ट्री के बीच में, या लीव्स और ट्री के बीच में, या फ्लावर्स और ट्री या प्लांट के बीच में, ताकि वो क्या हो जाए, एब्सेशन लेयर बनने के बाद वो अलग हो जाए, टूट जाए प्लांट से। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फोर्थ तरह का जो हमारा हार्मोन है दैट इज एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन के बाद हमारा नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। फंक्शंस क्या है एब्सिसिक एसिड के? फर्स्ट, ग्रोथ, ABA, ठीक है, हैज एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी टू ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनके अपोजिटली ABA जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। एब्सिसिक एसिड वर्क करता है मतलब ये ग्रोथ को बेसिकली रोकने का काम करता है, ग्रोथ अंडर चेक, ग्रोथ को रोके रखने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी में पढ़ते हैं कि ABA जो है हमारा एब्सिसिक एसिड जो है वो बर्ड्स को डोरमेंट रखता है, मतलब बर्ड्स जो है वो खिले नहीं, फूल ना बने, वो कली के फॉर्म में ही रहें, डोरमेंट स्टेज में रहें, मतलब इनएक्टिव स्टेज में ही रखता है उनको टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है और बर्ड्स या सीड्स जो हैं वो हमारे डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, तो इस डोरमेंट स्टेज में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। ये नेचुरल डोरमेंसी कॉज करता है सीड्स में और ट्यूबर्स में। तो सीड्स जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, बाहर हमने पढ़ा है, तब तक सीड डोरमेंट स्टेज में रहता है, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो क्या करता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो जर्मिनेशन से पहले जो वो डोरमेंट स्टेज में रहता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ABA रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या करवाता है एब्सिसिक एसिड? सेनीसेंस, दैट इज एजिंग कॉज करता है। क्या कॉज करेगा? हमारी एजिंग कॉज करेगा। तो एब्सिशन, इट प्रमोट्स एब्सिशन इन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड कॉजेज एजिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स को बूढ़ा करवाने में, उन्हें एजिंग करवाने में उनकी कौन हेल्प करता है? हमारा एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। और लीव्स का जो पतझड़ का मौसम आता है, लीव्स अलग हो जाती हैं हमारे प्लांट से, फ्लावर्स अलग हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, फल टूट के गिर जाते हैं, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेनीसेंस के लिए, एजिंग के लिए हमारा एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा प्लांट का कोऑर्डिनेशन। प्लांट के कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट्स परफॉर्म बाय द प्लांट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेवरल टाइप ऑफ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर इनसाइड द प्लांट्स। अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारे ह्यूमन की। ह्यूमन में किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है? तो चलिए, द कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है हायर एनिमल्स में, जिनको कि वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, हायर एनिमल्स को हमें पता है, जैसे जिसमें कि हमारे क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, सबसे हायर एनिमल्स हैं हम। ये होता है दो चीजों की वजह से, एक तो नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। हमने पढ़ा था कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, केवल क्या होता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है। हमारे अंदर दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी की हेल्प करते हैं, विच आर बेसिकली नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि टिश्यूज में फॉर्म हो एंडोक्राइन ग्लैंड की, और ब्लड के थ्रू वो बॉडी के एक पार्ट से और दूसरे पार्ट में ले जाया जाए एक पर्टिकुलर एक्शन को कॉज करने के लिए, दैट केमिकल इज नोन एज हार्मोन। तो हार्मोन जो है हमारा, ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं हमारी, ये डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती है हार्मोन को, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और जो भी टारगेट ऑर्गन होता है ब्लड, उसे वहां पे उस टारगेट ऑर्गन पर लेकर चला जाता है। इस केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक स्पेसिफिक चेंज के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हार्मोन्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कुछ फीचर्स हार्मोन के बारे में, कुछ क्वालिटीज अगर हम बात करें, तो क्या है कि ये सिक्रीशंस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके सिक्रीशन होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं एक प्लेस पर, एक जगह पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर टारगेट ऑर्गन्स पे इनको पहुंचाया जाता है इनके सोर्स से, जो कि दूर होते हैं। जो टारगेट ऑर्गन है बेसिकली, जो सोर्स है उससे दूर होगा टारगेट ऑर्गन, और वहां तक इसको कौन पहुंचाएगा? थ्रू ब्लड पहुंचाया जाएगा। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं इसकी। इनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो क्या है, हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, तो इनको डायरेक्टली डाला जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनकी जरूरत स्मॉल क्वांटिटीज में ही होती है। ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो बहुत थोड़े अमाउंट में भी बहुत बड़ा असर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके,
सो ह्यूमंस के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कहते हैं हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले हार्मोनल सिस्टम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं सिस्टम में कई सारी, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती हैं कई सारे हार्मोन्स को, जिनको कि एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. ये दीज ग्लैंड्स टुगेदर मेक अप अ सिस्टम व्हिच इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम. आगे अगर हम बात करें तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी हैं. हमारा है, सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं बॉडी में. सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन द ब्रेन, सिचुएटेड इन द ब्रेन. देन आता है पिट्यूटरी, अगेन सिचुएटेड इन द ब्रेन. नेक्स्ट आता है, इनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, अगेन सिचुएटेड इन द ब्रेन. नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड, सिचुएटेड इन द नेक रीजन. देन आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है दे आर सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट आता है थाइमस इन आवर थोरैक्स रीजन, थाइमस इज सिचुएटेड. नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, इट इज प्रेजेंट एज अ कैप-लाइक स्ट्रक्चर ऑन आवर किडनी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पेंक्रियास, द स्टमक, पेंक्रियास आर प्रेजेंट. नेक्स्ट आते हैं हमारे ओवरीज, एब्डोमिनल रीजन में फीमेल्स में, एंड टेस्टिस हमारे प्रेजेंट है मेल्स में, दैट इज इनसाइड द स्क्रोटम व्हिच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. चलिए आगे चलते हैं. ओके, सो हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट एज मैसेंजर्स. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ऑर्गन्स के बीच में एक कैसे वर्क करते हैं, मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं. कौन? हमारे जो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो हमने जो पढ़े अब उन्हें सीरियल वाइज देख लें. तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस विच इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, ये है हमारा पीनियल ग्लैंड, यहाँ सिचुएटेड है. ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो ब्रेन, ब्रेन के जस्ट नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी इंकित है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बिलो द स्टमक पेंक्रियाज इज प्रेजेंट. देन कम्स एड्रिनल ग्लैंड्स अबव द किडनी इन द फॉर्म ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर इट. देन कम्स ओवरीज, फीमेल में ओवरीज होंगी, मेल में क्या होंगे हमारे टेस्टिस होंगे. ठीक है, आगे बात करते हैं. चलिए, सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस. तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है. ठीक है, फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? सिक्रीशन को कंट्रोल करना हार्मोन्स के. किसके हार्मोन्स के? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करती है उसके सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. आगे अगर हम बात करें, सेकंड आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. पढ़ा होगा आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं दैट इज हाइपोफाइसिस. ये स्मॉल ओवॉइड स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो अटैच है ब्रेन के बेस से. ठीक है, दैट इज हाइपोथैलेमस से एक शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से विच इज नोन एज इनफंडिबुलम. सो एक डायग्राम बना लेते हैं. अगर ये हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि हमारी पिट्यूटरी इस तरीके से कनेक्टेड है. तो इफ इट इज ब्रेन एंड इफ इट इज पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये हाइपोथैलेमस पार्ट है. तो इनफंडिबुलम वो स्टॉक है या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पिट्यूटरी जो है लटकी हुई है हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको अगेन हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के कई सारे आगे की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. ठीक है, अपने सिक्रीशंस के थ्रू, अपने हार्मोन्स के थ्रू. चलिए आगे बात करते हैं. तो अब क्या क्या हार्मोन से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बेसिकली. चलिए फर्स्ट आते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करेगा. हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है जीएस जो कि निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. इसकी डेफिशिएंसी अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो ये कॉज कर देगा ड्वार्फिज्म, बच्चा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा. और अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए किसी बच्चे में तो ये कॉज कर देगा जायंटिज्म, बच्चा कैसा हो जाएगा? जायंट हो जाएगा. और एडल्ट्स में ये एक्रोमीगली कॉज करेगा. एक्रोमीगली में बेसिकली फेस का शेप जो है वो इरेगुलर हो जाता है. हैंड्स एंड पाम्स जो है हैंड्स के वो भी कैसे होते हैं? शेप बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है. ठीक है, वॉइस बहुत ज्यादा हमारी हैवी हो जाती है. एंड मेंटल डिसेबिलिटी इट ऑल्सो कॉजेस. आगे अगर हम बात करते हैं TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जो कि अगेन हमारे पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है. ये फंक्शनिंग कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड की. थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है. तो हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड से निकलने वाले अदर हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है.
आगे बात करें FSH, जो कि किससे निकलता है हमारा, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स को। जो भी गैमीट्स हैं हमारे, जैसे कि मेल में हो जाते हैं हमारे स्पर्म्स एंड फीमेल में हो जाते हैं हमारे ओवम, ओवा या एग, उसके प्रोडक्शन को, गैमीट्स के प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। बेसिकली इट एक्ट्स ऑन द गोनाड्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। LH की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अगेन ये कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन मेल में एंड फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज MSH। MSH भी रिलीज करती है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को मेलानोसाइट्स के। मेलानोसाइट्स आर बेसिकली हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं मेलानोसाइट्स कहते हैं, जिनके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्किन के कलर के लिए। तो हमारे स्किन के कलर के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं हमारे कौन, मेलानोसाइट्स है, जिनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज मेलानिन पिगमेंट। जितना ज्यादा ही पिगमेंट कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा कलर कैसा होगा हमारा, ब्राउनिश की तरफ जाएगा, व्हीटिश की तरफ जाएगा, ठीक है, ब्लैकिश की तरफ जाएगा। और जितना ज्यादा ही पिगमेंट कैसा होगा हमारा, डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होगा स्किन के अंदर, उतना ही कलर हमारा फेयर होगा। तो इट इज अ कलर डिसाइडिंग फैक्टर बेसिकली ऑफ आवर बॉडी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी इज वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज ADH। ADH की अगर हम बात करते हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का इनटू ब्लड फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल CT ऑफ किडनीज। किडनीज के जो CT हैं इनमें रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर का। वाई, अब एक बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन जो बार बार जब ये आएगा तो पूछा जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों यूज हुआ, एब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन हो चुका है वाटर का। आगे बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जितना ज्यादा ADH निकलेगा उतना ज्यादा किडनी क्या करेगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, रीअब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। मतलब जो यूरिन निकलेगा वो बहुत कंसंट्रेटेड निकलेगा जितना ज्यादा ADH होगा। जितना कम ADH होगा बॉडी में उतना ज्यादा क्या निकलेगा, हमारा यूरिन पास आउट होगा। तो इससे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन, कैमल वगैरह, इनसे भी बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग केसेस लेके इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, प्रमोट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस के जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है उनको करवाता है ये हमारा। इसके अलावा मिल्क को रिलीज करना मेमोरी ग्लैंड से, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है हमारे यूट्रस की मेम्ब्रेन में, और इसे मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत ही एक फनी बात अगर आपको बताऊं तो इट इज आल्सो नोन एज हैप्पी बर्थडे हार्मोन। ये हैप्पी बर्थडे हार्मोन भी कहलाता है क्योंकि ऑल टुगेदर बर्थ से रिलेटेड है, बर्थ के बाद की चीजों से रिलेटेड है। आगे अगर हम बात करते हैं दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये ग्लैंड छोटी है, स्मॉल है, रेडिश ग्रे है कलर में कैसी है, रेडिश ग्रे कलर की है। साइज ऑफ पी के जैसा, मटर के जैसा इसका साइज होता है। अटैच टू द रूफ ऑफ ब्रेन की जो रूफ है उससे ये अटैच्ड है। ये रेगुलेट क्या करती है, आखिर काम क्या है स्पिनियल ग्लैंड का, तो काम है इसका ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है दैट इज सर्काडियन रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक इज आल्सो नोन एज सर्काडियन रिदम, या फिर हम बोल सकते हैं इसे स्लीप वेक साइकिल। सो बेसिकली ये जो पीनियल ग्लैंड है, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, जो हमारी आदत है कि 4 बजे सोए हैं, अगर 4 बजे अगर हमें उठना है तो रोज हम 4 बजे ही उठेंगे, तो ये अपने आप हमारे एक अलार्म, जो हमारे बॉडी का अलार्म की तरह ये पीनियल ग्लैंड जो है वर्क करती है। बेसिकली हमारे सर्काडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीप वेक साइकिल जो है उसको मेंटेन करती है हमारे बॉडी की, ठीक है। इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो कि हमारे स्किन में कंसंट्रेटेड रहता है, उसको कितना डेवलप करना है, कितना कंसंट्रेट करना है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन भी सिक्रीट करेगी जिसको कि क्या कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आपको बेसिकली हर ग्लैंड का हार्मोन जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करती है 2 लोब्स ज्वाइन टुगेदर बाय इस्थमस। तो थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं बेसिकली इस तरीके से, जो कि एक कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं हमारे, ठीक है, जिसको बोलते हैं थाइमस, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक के लोअर पार्ट में ये सिचुएटेड होता है हमारा। एंड व्हेन एनलार्ज इट फॉर्म्स गोइटर। और जब आयोडीन की कमी की वजह से ये एनलार्ज हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, आयोडीन चाहिए उसके प्रोडक्शन के लिए, इस वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज में एनलार्ज हो जाता है, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं।
आगे बात करें तो दो हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, दैट इज फर्स्ट है हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की अगर हम बात करें तो इसका मेन रोल क्या है, इंक्रीज करना मेटाबॉलिक रेट को ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द होल बॉडी, बेसिकली बीएमआर। ठीक है, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी की उसको इंक्रीज करना, उसे बढ़ाना, ये हमारा काम है थायरोक्सिन हार्मोन का। अब कभी कभी थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपो का मतलब है कम। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया मतलब थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो इट विल कॉज डेफिशिएंसी इन एडल्ट। थायराइड हार्मोन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, हमारा डेफिशिएंट हो जाएगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल गॉइटर होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया, ज्यादा निकलने लग गया। इस कंडीशन में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और पोर किया जाएगा ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की बात करें, ये सेकंड हार्मोन है। फर्स्ट है थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो ये जो हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको कम करता है। फर्स्ट क्या करेगा ये, बाय इनहिबिटिंग, रोकेगा रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या करेगा, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम करना है तो किडनी से कहेगा कि आप कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब मत करो, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब मत करो, मतलब यूरिन में बहने दो। तो यूरिन में अगर जाएगा तो ब्लड में अपने आप ऑब्वियसली बॉडी से कम हो जाएगा। और बाय रेजिंग कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन बाय बोन्स, बोन से क्या कहेगा कि तुम कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करो। जब बोन्स एब्सॉर्ब करेंगी कैल्शियम को तो ब्लड में कैल्शियम की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और इसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो है पेयर में प्रेजेंट है थायराइड के जस्ट पीछे की साइड में। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये स्मॉल होती है, ओवॉइड पी शेप ग्लैंड है। अगेन ये ओवल पी शेप मटर के दाने की जैसी एक ग्लैंड होती है। ये पोस्टीरियर साइड में लाई करती है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड का जो पोस्टीरियर सरफेस है पीछे वाला, वहां ये लाई करती है। पैराथायरॉयड सिक्रीशन जो है वो क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली सिक्रीट करती है पैराथ हार्मोन को, या कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा ये रेगुलेट करता है बैलेंस इन बिटवीन द कैल्शियम इन बोन्स। बोन्स में जो कैल्शियम है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में जो कैल्शियम है, अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो बोन में और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड में जो कैल्शियम है इनको बीच में ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है हमारा पैराथ हार्मोन, और हेंस ब्लड में ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, ऑपोजिटली वर्क करते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है और वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। आगे बात करते हैं थस मेंटेनिंग द बैलेंस इन द बॉडी, या फिर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, दोनों मिलके हमारी बॉडी में एक बैलेंस स्टेट बना रहे हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये ग्लैंड जो है ये थोरैक्स रीजन में सिचुएटेड है। हमारे थोरैक्स मींस चेस्ट रीजन में, इन मिड लाइन बीच में, अंडर द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, बट ट्रेकिया के आगे। तो थोरैक्स रीजन में, स्टर्नम के पीछे, और ट्रेकिया विंड पाइप के आगे, बीच में सिचुएटेड है। आगे बात समझ में। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन नेमली थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का हार्मोन जो है सिक्रीट किया जाता है किसके थ्रू, थाइमस ग्लैंड के थ्रू। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग टी लिम्फोसाइट व्हिच इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। हेंस इसका काम किस में रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में इसका काम रहेगा। टी लिम्फोसाइट से थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी। थाइमस ग्लैंड के बारे में एक स्पेशल बात, जो थाइमस ग्लैंड है वो एज के साथ साइज उसका डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसलिए इम्यूनिटी जो है ओल्ड एज पर्सन में लेस होती चली जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड रहती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड अगर हम देखें तो ये दो स्मॉल सेमील्यूनर स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर लाइक सेमील्यूनर, आधा चांद। इस तरीके से ये दो सेमील्यूनर स्ट्रक्चर हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे किडनी के ऊपर इस तरीके से ही प्रेजेंट है। ये हमारी किडनीज हैं एंड ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, सेमिनल स्ट्रक्चर है, लाइंग वन ईच ऑन अपर पार्ट ऑफ द किडनी। अपर पोल जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है किडनी का, उसके ऊपर दोनों इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर में रखी हुई है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसीलिए इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट ओवर द किडनीज बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन रिलीज आर। अब इसके थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है हमारा। ये इंक्रीज करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करेगा। डायलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल,
कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं इनको ये क्या करेगा, डायलेट कर देगा, एंड इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ा देगा, बेसिकली हमारे हार्ट बीट बढ़ाएगा, हमें स्वेटिंग करवाएगा, ठीक है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन की तरह ये वर्क करेगा। इट ब्रिंग्स रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस बेचैनी हमें होने लगेगी, मसल फैटिक, थकावट महसूस होगी, एंजाइटी, बहुत हमें एंशियस रहेंगे, हम बहुत परेशान और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन लेकर आएगा एड्रेनलिन। अब इसी के एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहा है हमारा नॉन एड्रेनलिन। इसकी बात करें, इट इज अ जनरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये दोनों चीजों को इंक्रीज करेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को इंक्रीज करेगा ये। आगे चलें, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, ये दोनों ही हार्मोन्स इमरजेंसी कंडीशंस के में हेल्पफुल होते हैं हमारे। दीज आर कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, या 3F, 3F मतलब हो गया हमारा फाइट, फ्लाइट, फियर, बेसिकली उनमें ये क्या करेंगे, काम करेंगे दोनों ही हार्मोन्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन है हमारा पेंक्रियास, विच इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। तो ये पैरेलल टू एंड बिलो द स्टमक ये प्रेजेंट होता है, इसकी पोजीशन ऐसी होती है, ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस को इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियास जो है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जिसमें कि कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट करेगा हमारे लिपिड्स को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज जैसे कि पता है अमाइल दैट इज ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये हमारा। आगे बात करते हैं, द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च को ब्रेक करेगा, द एंजाइम ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को अगेन, एंड एंजाइम लाइपेज जो है वो हमारा ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट को, जो इमल्सिफाई हो चुके हैं सॉल्युबल फैट्स हैं उनको क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा, कौन, हमारा लाइपेज। आगे बात करते हैं हमारे ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन को, दैट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में जिस हार्मोन का आता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। आगे बात करें एस्ट्रोजन, दैट डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में किसका हाथ है, हमारे एस्ट्रोजन का हाथ है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो टेस्टिस, हियर कम्स द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में, जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल्स का हमारे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल के उनको भी क्या करता है, डेवलप करवाता है, प्रमोट करवाता है। यहाँ खत्म होता है हमारा एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बेसिकली एनिमल्स या ह्यूमंस हम अगर बात करें तो हमारे अंदर क्या कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो प्लांट्स का कंप्लीट हो चुका है, एनिमल्स का एंडोक्राइन कंप्लीट हो चुका है। अब एनिमल्स का स्टार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है एनिमल के अंदर, अब हम उसकी बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है सराउंडिंग से, सराउंडिंग से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करेगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, प्रोसेस करेगा, सोचेगा ये क्या है, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, और फिर रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली। क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। सो क्या करेगा, सबसे पहले रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का हमारे, वो क्या है, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, एक साथ होने देना, दैट इज काम है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स की बेसिकली हेल्प करता है साथ में काम करने के लिए, ठीक है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन देखें अगर हम ह्यूमन के अंदर, तो न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की, सबसे छोटी यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है, न्यूरॉन है, और वो सबसे छोटी यूनिट नर्वस सिस्टम की जो वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है, दैट इज ऑल्सो न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके, हमारे नर्वस सिस्टम के। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा पाया जाने वाला जो सेल है दैट इज न्यूरॉन ऑल्सो, ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हर न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी होती है दैट इज साइटोन। इसको हम समझते हैं इस तरीके से, इसमें एक डायग्राम आएगा हमारा, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं, न्यूरॉन जो है हमारा, ये इसमें एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन और सेल बॉडी। इसके अंदर ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे निजल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, हमारे RER से प्लस हमारे प्रोटीन से,
ठीक है। प्रोटीन एंड आरईआर से बने होते हैं हमारे नेजल ग्रैनुल्स। इसके अलावा इसमें कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो साइटोनस में से कई सारे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिनको बोलते हैं बेसिकली डेंड्रॉन। दिस वन, ये लार्ज प्रोजेक्शन जो है डेंड्रॉन, और आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है तो इनको बोलेंगे क्या, डेंड्राइट्स। इनको डेंड्राइट्स बोल देंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एज वी नो न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब एक जो प्रोजेक्शन है हमारे सेल बॉडी का वो ज्यादा क्या हो जाता है, लेंथन हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। ठीक है। एक्सॉन जो है ये हमारे इंपल्स को कैरी करने के काम आता है बेसिकली सेल बॉडी से, और नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट मसल्स तक क्या करता है, उस नर्व इंपल्स को पहुंच जाता है। तो ये जो एक्सॉन है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। कौन सी शीथ, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो माइलिन शीथ है बीच में से कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, जिनको इस कॉन्स्ट्रक्शन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक्सॉन में भी हमारा न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है हमारे एक्सॉन के अंदर, मेडुलर शीथ के अंदर, जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे न्यूरॉन को लगातार। अब ये जो एक्सॉन की एंडिंग्स होती हैं इनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। एक्सॉन एंडिंग इज नोन एज टीलोडेंड्रिया, इसे टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और लास्ट में टीलोडेंड्रिया के एंड में क्या आता है, हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस तरीके से क्या होता है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट आते हैं हमारे, और दो एक साइनेप्टिक नॉब, वी कैन से दैट दीज आर साइनेप्टिक नॉब। बेसिकली साइनेप्टिक नॉब जो है एक न्यूरॉन का, हमारे एक्सॉन का, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से या डेंड्राइट से क्या होता है, हमारा कनेक्टेड होता है और बनाता है एक साइनेप्सिस या साइनेप्टिक जंक्शन बनाता है हमारा। ठीक है। उनके बीच में जो गैप होता है एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो गैप है, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे बात समझ में। तो ये जो प्रोसेस फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक जंक्शन हियर, एंड दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, साइटोन होता है जिसमें से कई सारी क्या निकली होती हैं, हमारी ब्रांचेस निकली होती हैं। न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करता, ये ध्यान रखना है कि न्यूरॉन जो है अनडिविजिबल सेल है हमारा। डेंड्राइट जो है शॉर्ट और कई सारी ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर कई सारे ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है। और ये इंपल्स को कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स द साइटोन। साइटोन क्या है, हमारा न्यूक्लियस को कंटेन करने वाला साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। इसके अंदर नेजल ग्रेनुल्स हैं जो RERN राइबोसोम से बनते हैं। ठीक है। RER प्लस राइबोसोम। थ्रेड लाइक फाइबर्स जो हैं होते हैं इनमें, जिनको न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक फाइबर्स भी हैं जिनको क्या बोलते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। ये लार्ज सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इट हैज नो नेजल ग्रैन्युल। किसमें, एक्सॉन में। एक्सॉन एक लार्ज सबसे बड़ा जो सिंगल सबसे बड़ा पार्ट है हमारे सारे फाइबर्स में से, दैट इज नोन एज अनब्रांच स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज हमारा एक्सॉन। इसमें कोई नेजल ग्रैन्युल प्रेजेंट नहीं होता। ये इंपल्स कैरी करता है फ्रॉम साइटोन से अदर इफेक्टर ऑर्गन तक। वो न्यूरॉन भी हो सकता है, कोई मस्कुलर सेल भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बहुत फाइन गैप है हमारा इन बिटवीन दो न्यूरॉन्स के बीच में। थस इन द एंटायर नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रह जाता है, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्सिस जो है वो जंक्शन है जो कि इंश्योर करता है कि नर्व इंपल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन में। ठीक है। कौन कौन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, डोपामीन। ये सब क्या है, हमारे नर्व ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, चलिए RERN राइबोसोम्स। ओके, सो इट इज बेसिकली RERN राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे। सो बेसिकली नेजल ग्रैनुल्स आर मेड अप ऑफ RERN राइबोसोम्स। चलिए आगे बात करते हैं। यह हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना डेफिनेट है, आएगा ही आएगा, तो प्रैक्टिस इट वेरी थोरोली। आगे बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की या नर्व फाइबर के टाइप्स अगर हम देखते हैं तो क्या क्या आते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी नर्व फाइबर्स वो होते हैं जो इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी सेंसरी ऑर्गन से और ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है। आगे बात समझ में, आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है ये कौन से होते हैं, मोटर नर्व फाइबर जो कि इंपल्स को कैरी करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन या अगेन सेंसरी ऑर्गन की तरफ, उल्टा। ठीक है। एंड मिक्स्ड होते हैं जो दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की तरह दोनों की तरफ वर्क करते हैं। जैसे कि ये आ जाता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं सेंस ऑर्गन और यहाँ पे लिख देते हैं हमारे
ब्रेन स्लैश स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंस ऑर्गन से और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व इम्पल्स को ले जाने वाले जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेंसरी नर्व फाइबर्स। उल्टी डायरेक्शन में लाने वाले ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सेंस ऑर्गन की तरफ, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लाने वालों को बोलते हैं मोटर नर्व फाइबर्स। और जो दोनों तरीके से काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व फाइबर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है, अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब तक हमने नर्व फाइबर्स की बात करी, न्यूरॉन की बात करी, आगे बात करेंगे मेन नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके 2 कंपोनेंट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्रेनियम या बोनी बॉक्स से कनेक्टेड है। ब्रेन जो है हमारा, ये क्रेनियम, स्कल का एक पार्ट है, क्रेनियम उससे क्या होता है, कवर्ड रहता है। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है क्रेनियम। ब्रेन जो है इसमें एक फ्लूइड फिल रहता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, खुद इसमें एक फ्लूइड रहता है जो कि इसे शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फ्लूइड जो है वो क्या नहीं करने देता, कभी भी ब्रेन में किसी तरह का कोई शॉक नहीं आने देता, शॉक से डैमेज नहीं होने देता। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कुछ एडिटिव नॉलेज है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कवर रहता है किससे, हमारे वर्टिबल कॉलम से कवर्ड रहता है। द ब्रेन जो है हमारा ये डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन रीजन्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रेन हमारा, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन आता है। ठीक है, आगे बात करें ऑल्फैक्टरी लोब की, तो ये पेयर ऑफ स्मॉल सॉलिड क्यूब शेप बॉडीज, छोटे होते हैं, पेयर में होते हैं, क्यूब शेप बॉडीज होती है हमारी। ये फुली कवर्ड होती है सेरिब्रम से, सेरिब्रम से ऑल्फैक्टरी लोब्स कवर्ड होते हैं। इनका काम है इम्पल्स को रिसीव करना जो कि स्मेल से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड सिग्नल्स को रिसीव करने का काम है ऑल्फैक्टरी लोब्स का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो हम, आपने कभी ब्रेन की पिक्चर देखी होगी, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे 2 सेरिब्रल स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड रहेंगे, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स उससे कनेक्टेड रहते हैं हमारे दोनों सेरिब्रो हेमिस्फीयर्स। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखिए कॉर्पस कैलोसम भी आ चुका है। नेक्स्ट है, इट बिकम्स हाईली फोल्डेड टू इंक्रीज। अब जो ब्रेन है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये हाईली फोल्डेड होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स होती है इनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को ये क्या कर सके, अपने अंदर एकोमोडेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो 4 लोब में डिवाइडेड है। खुद में हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कौन कौन से लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, इनकी क्या क्या पोजीशन है, हमारे ऑसिपिटल लोब इज प्रेजेंट बिहाइंड दिस। ठीक है, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, आगे बस में पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, इनकी ये पोजीशंस होती हैं हमारे ब्रेन में। तब बात करते हैं हम डायनसेफेलॉन की। डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन के पार्ट में प्रेजेंट है। थैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेंसरी इंपल्सेस को, जैसे कि हीट, कोल्ड, पेन, लाइट, प्रेशर, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, थैलेमस का है। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने बात करी थी कि इट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसमें कंट्रोल सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, हंगर के, थ्रस्ट के एंड थर्मो रेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस, इन चीजों को कंट्रोल करने का काम भी करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हार्मोन्स तो रिलीज करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक कंट्रोल सेंटर भी है इन चीजों का, हंगर, थ्रस्ट, थर्मो रेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस एटसेट्रा का। अब आते हैं फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन पर जब आते हैं तो ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, ठीक है, इसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला जो ब्रेन है दैट इज नोन एज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है हमारा, इसका फंक्शन होता है इन मूवमेंट ऑफ आइज, आइज के मूवमेंट में इसका फंक्शन होता है इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, मींस मूवमेंट, हमारे आंख का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें इसका ये रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करने में ये रिस्पॉन्सिबल है, एंड विजुअल प्रोसेसिंग में ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है हमारा हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा हाइंड ब्रेन। फर्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा है ये एंड वेल डेवलप्ड है। ठीक है, सेरिबेलम वेरी बड़ा पार्ट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बट सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है हमारे।
इट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट। बेसिकली सेरिबेलम का काम है हमारे पोस्चर को करेक्टली मेंटेन करना, जो हमारा अपराइट पोस्चर है उसे मेंटेन करना, हमारा बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। तो सेरिबेलम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो भी अल्कोहलिक पर्सन होता है उसका जो बैलेंस खराब होता है किस वजह से होता है, क्योंकि जो अल्कोहल है इट ट्रिगर्स द सेरिबेलम को अटैक करता है अल्कोहल, दैट्स व्हाई बैलेंस बिगड़ता है सबसे पहले किसी भी ड्रंक पर्सन का। आगे बात करते हैं पोन्स वेरोलाई की। पोन्स वेरोलाई की अगर हम बात करें तो इट लाइज अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से जस्ट ऊपर ही होता है। ये रेस्पिरेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ पहलुओं को कंट्रोल करता है कौन, पोन्स वेरोलाई। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सबसे पीछे का पार्ट है ब्रेन के, सबसे पीछे का पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, या हम कह सकते हैं कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का जो काम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ये कंट्रोल करता है कई सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री मतलब वो फंक्शंस जो हम अपनी इच्छा से, हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। तो हमारी बॉडी के कई सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। जैसे कि हार्ट बीट हो जाती है हमारी, रेट ऑफ ब्रीदिंग, हमारी जो रेट है ब्रीदिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन, ठीक है, स्वॉलोइंग, किसी चीज को निगलना, कफिंग जो में कफ आता है, स्नीजिंग छींकना, एंड वॉमिटिंग। ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो हम हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अब यहाँ ये आपको ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया आगे का पार्ट हमारा फोर ब्रेन है, बीच का ये मिड ब्रेन है और पीछे का ये हमारा हाइंड ब्रेन है। इसमें ये हमारे हाइपोथैलेमस की पोजीशन बताई हुई है, ये है हमारा नीचे से लटकी हुई है इनफंडिबुलम की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हाइंड ब्रेन के पार्ट, जैसे कि ये है पोन्स वेरोलाई, यहाँ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम ये बताया गया है हमारा सेरिबेलम, और क्रेनियम हमें पता है कि ये स्कल का पार्ट है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है, और ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, दिस इज होल इज सेरिब्रम। तो ये हमारा, और ये स्पाइनल कॉर्ड लास्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती हुई और प्रोटेक्टेड है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। इस तरीके से ब्रेन का डायग्राम कंप्लीट होता है। यू शुड प्रैक्टिस दिस थॉरोली। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, गुच्छा है नर्व फाइबर्स का, बेसिकली बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला, मेडुला से कंटिन्यू करती है हमारी, एक्सटेंड डाउनवर्डली एक्सटेंड करती है। इट इज एंक्लोज्ड इन अ बोनी केज, ये एक बोनी केज में, हड्डी से बने एक केज में एंक्लोज्ड है, उस हड्डी से बने केज को बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, दैट इज बैकबोन। बैकबोन इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। As many as 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से अराइव होने वाली नर्व पेयर कितनी है, 31 पेयर हैं। जो कि हमें पता है कि जो वर्टिबल कॉलम होता है उसमें जो वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स के टुकड़ों से बना हुआ है वो, उसमें दोनों साइड्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर का एक नर्व इधर से, एक नर्व इधर से, इस तरह से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो पूरे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। और 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल के डायरेक्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगी बॉडी की, वो होते हैं 12 पेयर्स। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व से निकलने वाले जो हैं वो होते हैं 31 पेयर्स, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये एक स्पेशल तरह के एक्शन को कंट्रोल करता है, विच इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड फ्रॉम द ब्रेन। और ये नर्व इम्पल्स को अभी कंडक्ट करवाता है फ्रॉम द ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन एंड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं किस तरीके से कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए एक डायग्राम देखें तो ये हमारा हैंड है, मान लो सपोज ये एक हॉट प्लेट से टच हो जाता है, तो इधर से ये हमारा जो सेंसरी हमारे नर्व्स हैं वो क्या लेके जा रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं हमारे ब्रेन तक, वो मैसेज लेके, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके गए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं सडन एक्शन जिनके लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा पैर अगर कांटे के ऊपर आ गया तो मैं अपने पैर को हटा लूंगी, ठीक है। मेरा हैंड अगर टच हो गया, मेरा पाम अगर टच हो गया किससे, एक हॉट ऑब्जेक्ट, तो मैं अपने हाथ को हटा लूंगी। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, सडन ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, दीज आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट बाय द ब्रेन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे होता है एक रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व जो आ रहे हैं उससे मैसेज को किसको देता है, हमारे मोटर न्यूरॉन को देता है, जैसे कि रिले रेस में भी होता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स जो है, जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं, वो कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ बाइसेप्स या ट्राइसेप्स पे ये मैसेज लेके जा रहे हैं हमारे मसल्स पे, और इससे हम हैंड को क्या करेंगे, हमारा दूल क्या करेंगे, पुल करेंगे, अपने हैंड को हम वहां से खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इफेक्टर ऑर्गन ये हो गया, और हमारा जिसने रिसीव किया है सेंसरी ऑर्गन हमारा ये हो गया। सो ये हो गया हमारा पाथ किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसको। आगे चलते हैं, इसी चीज को रिफ्लेक्स आर्क को एक इजी वे में, वो ड्राइंग जो थी हमने भी देखी थी वो एक हैंड फॉर्म में था, बट इसको ड्रॉ करना इतना इजी नहीं है, तो जो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में वो है ये वाला। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टिमुलस, हीट का स्टिमुलस आया रिसेप्टर पे, आपके पाम के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, हैंड की स्किन में जो डिटेक्टर्स हैं हीट के, इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन लेके गए स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स थे जिन्होंने कि मोटर न्यूरॉन्स को क्या दिया, ये मैसेज दिया कि भाई किसी गर्म चीज से हमारा हाथ टकराया है। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ गए, इफेक्टर दैट इज मसल, आर्म्स की जो मसल्स हैं वहां तक मैसेज पहुंचाया कि किसी गर्म चीज से पाम टच हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस फिर स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा इफेक्टर को, कह दो कि उसको पीछे खींच ले, हाथ को, पाम को पीछे खींच ले। तो ये मसल्स ऑफ आर्म इफेक्टर ऑर्गन है, उन्होंने रिस्पॉन्स किया हुआ लिफ्टिंग ऑफ हैंड। इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, रिफ्लेक्स आर्क। आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 स्टार। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्लाइड, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है बेसिकली हमारे किसका, इफेक्टर का, बेसिकली मसल्स का या ग्लैंड्स का, किसी भी स्टिमुलस की तरफ। द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब नर्व, अब इसमें 2 डेफिनेशन आ गई हमारी, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन की आ गई कि किसी भी स्टिमुलस की तरफ, किसी भी स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है जो कि ऑटोमेटिक है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री है, हमारे विल से हम सोचते नहीं है, बिना सोचे समझे हम बस वो कर देते हैं, हाथ पीछे हटाना है तो हटाना ही, अगर हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया है तो। ठीक है, और जो पाथवे यूज होता है नर्व इम्पल्स के लिए रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो हमने अभी पढ़ा। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली रास्ता, वो रोड जिससे कि हमारे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग एनी रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल्स देखें अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन के, तो क्या क्या होते हैं हमारे, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन प्रिक्ड विद अ निडल, किसी भी निडल से अगर हैंड को प्रिक करते हैं, चुभोते हैं निडल को अगर अपने हैंड में, तो आप अपना हैंड को पीछे कर लेंगे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लोजिंग ऑफ आइज एंड फ्लैश विद स्ट्रॉन्ग लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट अगर आपकी आंख पे क्या की जाए, अटैक की जाए, आपकी आंख पे स्टिमुलेट किया जाए, आपकी आंखों को, आपकी आइज को किसी भी स्ट्रॉन्ग या बहुत ब्राइट लाइट से, तो आप अपनी क्या करेंगे, अपनी आंख, अपने आइज को बेसिकली क्लोज कर लेंगे। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, और यहाँ कंप्लीट होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। तो 1 शॉट वीडियो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसी तरह के बहुत सारे 1 शॉट वीडियो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रेजोनेंस इसी तरीके से लाता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।